हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, ठीक है। चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। जैसे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जैव प्रक्रम, उससे देखेंगे, फिर जीवों में जनन, उससे देखेंगे, फिर आपका जो है अनुवांशिकता, उससे भी देखेंगे। लेकिन करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जीव विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण जो है ना बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। पहला देखो, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। जो अमोनिया है ना, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, अर्थात NH3 का NH2CO NH2 में परिवर्तन करता है। कौन करता है? आपके पास चार ऑप्शन है और आपको बताना है। देखो, आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? अग्नाशय, फिर दूसरा है यकृत, तीसरा है अमाशय, चौथा है वृक्क। आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर जानते हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा यकृत। क्या होगा? यकृत, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ है एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है या N2TH का निर्माण होता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है क्लोरोप्लास्ट एंड तीसरा है पैराक्लोक्सिसोम्स या फिर अगला है लाइसोसोम्स। तो अब आपको इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग जानते हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। समझ में आया दोनों? ठीक है, दोनों समझ में आ जाना चाहिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। देखो, मैं प्रश्न को हाईलाइट कर दिया हूं, ठीक है, तो इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा समझ में आए। मैं यही सोचता हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकूं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग, जो रक्त होता है ना, रक्त लाल रंग का होता है, तो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। नंबर फर्स्ट है हिम, नंबर सेकंड है न्यूक्लिक अम्ल, नंबर थर्ड है विटामिन सी, नंबर 4 है पोटेशियम। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब आप लोग जानते हो तो बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड है। लेकिन नहीं जानते यार तो मैं आपके साथ हूं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग अभी से याद कर लोगे ना तो बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर नहीं याद करोगे तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसका मैं सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा, बताएं, हिम के कारण, क्योंकि इसका नाम ही होता है हीमोग्लोबिन। तो ये जो होता है ना, हिम के कारण किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है, हिम, ठीक है। समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा नंबर क्वेश्चन। वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? ठीक है, तो आपको सही आंसर इसका बताना है। वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर, मतलब उसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? पल्मोनरी या फिर पोर्टल सिरा या फिर ग्रीवा या फिर पश्चिम महासिरा? अब इसका तो यार सही आंसर आप लोग बता सकते हो, जो स्टूडेंट सही से पढ़े होंगे वो बता सकते हैं। वैसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को हार्ड जरूर लग रहा होगा थोड़ा सा। लेकिन अगर आप लोग जानते हो तो बताइए, वरना नहीं जानते हो तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो स्टूडेंट सही आंसर होगा ना, इसका बिल्कुल सही आंसर है ना, वो है आपका फर्स्ट, पल्मोनरी। पल्मोनरी में आपका शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, ठीक है, शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप जो होता है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सी का वहन के लिए। देखो, अमीनो अम्ल तो 20 पाए जाते हैं। अब 20 पाए जाते हैं, उसमें से 10 तो मतलब आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो इसका कोई भूमिका नहीं है। भोजन जो होता है वो तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है, फ्लोएम फूड
एफ से फूड, एफ से फ्लोएम। अब यहां आता है जल, जल जा से जालम, जा से जल, यानी कि जल का वहन के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो जो प्रक्रम के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब स्टूडेंट जो आपका लेसन है जीवों में जनन, कौन सा लेसन है स्टूडेंट? जीवों में जनन, उससे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर आपके मतलब सिलेबस में दूसरा नाम दिया होगा, देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसका अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, एक पुष्प के स्त्री केसर के भाग को क्या कहते हैं? मध्य भाग, जो मध्य भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते जरूर होंगे, अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका या फिर अंडाशय या फिर अंडबीजांड, ठीक है। अब आपको इसका सही आंसर जो है वो बताना है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, पक्का है जानते होंगे, अगर पुष्प के जो मतलब स्तरी केसर का चित्र देख लो ना तुरंत जान जाओगे। तो अब आपको करना क्या है कि पुष्प का जो चित्र है ना उसे सीखना है कैसे बनाया जाता है, उसके सभी भागों को, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा, ऊपर तो वर्तिकाग्र होता है, बीच में वर्तिका होता है, सबसे नीचे क्या होता है? अंडाशय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वर्तिका, करेक्ट आंसर है, ठीक है, वर्तिका करेक्ट आंसर है। अगला, प्राग कणों का प्राग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट? ठीक है, चलो बताओ। प्राग कणों का प्राग कोश से, मतलब प्राग कोश में होते हैं तो उसको वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, या परागण कहते हैं, या अंडोत्सर्ग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था परागण, पॉलिनेशन, उसमें आपको मैंने दो उसके प्रकार भी बताए थे, स्वपरागण, परपरागण, और एक और होता है कृत्रिम परागण, लेकिन वो आपको क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है। 10th में आपको केवल स्वपरागण, परपरागण पढ़ने हैं। स्वपरागण के लाभ, परपरागण के लाभ, स्वपरागण के हानि, परपरागण के हानि, ये सब पढ़ने हैं। तो अब आपको इसका सही आंसर बताना है कि प्राग कणों का प्राग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कहलाता है। देखो ये होता है ना पॉलिनेशन अर्थात परागण, क्या होता है? परागण, समझ में आ गया ना, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट, प्रखनली में नर युग्मक की संख्या होती है, जो प्रखनली होती है ना उसमें नर युग्मक की संख्या होती है, ठीक है, अच्छा लगा ना। प्रखनली जो है ना, प्रखनली में नर युग्मक की संख्या होती है, जो प्रखनली होता है उसमें नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? ठीक है, देखो 1 या 3 या 2 या 8। तो अब आपको मैं बताऊं, प्रखनली में नर युग्मक की संख्या 2 होती है, ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि 2 नर युग्मक आते हैं, और फिर अंड जो होता है ना उसमें, मतलब एक प्रकार से आप लोग अंडाशय के अंदर, बीजांड के अंदर होते हैं, उससे नर युग्मक आपस में संलयन करते हैं, ठीक है। तो मतलब 2 आते हैं, ठीक है, ये समझना प्रखनली ट्यूब से, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अर्थात मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का अंडाशय या गर्भाशय या शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। देखो जो अंडाशय होता है ये मादा जनन तंत्र का भाग होता है, ठीक है, अंडाशय। एंड गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग होता है, जो 2 अंडवाहिनियों से मिलकर बना होता है। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका नहीं होता है, डिंब वाहिनी, वही जो डिंब वाहिनी होता है वही अंडवाहिनी होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना, शुक्रवाहिनी जो होता है ना, ये जो होता है ना, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, ये एक प्रकार से नर जनन तंत्र का भाग होता है। तो शुक्रवाहिका, ठीक है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। अगला समझ लो, मुकुलन, मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, या वी हाइड्रा में, या सी लेशमनिया में, या फिर डी इसमें से सभी। तो अब आपको बताना क्या है भैया कि मुकुलन जो होता है ना वो 2 चीजों में पाया जाता है, एक तो ईस्ट में, एक आई होप हाइड्रा में। तो इसमें हाइड्रा का आपको मतलब दिया हुआ है ऑप्शन,
और तो हाइड्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, इस्ट में भी ये पाया जाता है। अगर इसमें इस्ट और हाइड्रा दोनों आ जाए ना तो दोनों को मारना है। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें हाइड्रा में मारो। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो आपका जीव जनन कैसे करते हैं इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आनुवांशिकता एवं जैव विकास के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो पहला क्वेश्चन है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। जो उद्यान मटर होता है उसमें जो अप्रभावी लक्षण होता है वो कौन सा होता है? लंबे तने, गोल बीज या झुर्रीदार बीज या फिर फैली हुई फली। अब आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आया। झुर्रीदार जो है ना इसमें अप्रभावी लक्षण है, जबकि गोल फली हुई है भी आपका प्रभावी लक्षण है, गोल भी आपका प्रभावी लक्षण है और लंबा भी आपका प्रभावी लक्षण है। अगर बौना आता तो अप्रभावी लक्षण होता लंबा का। दूसरा, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। जो दर्श प्रारूप होता है वो क्या होता है? अर्थात लक्षण प्रारूप क्या होता है? जो दिखाई देता है। दर्श मतलब दिखाई देना, तो जो लक्षण प्रारूप होता है वो दिखाई देता है। जीन प्रारूप नहीं दिखाई देता, लक्षण प्रारूप दिखाई देता है कि ये लंबा है, कि बौना है, कि गोल है, कि झुर्रीदार है, ये सब दिखाई देता है। लेकिन जो जीन प्रारूप है वो नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो यहां आपको कहना है एक द्विसंकर संकरण जो होता है ना उसमें दर्श प्रारूप है। तो 1:2:1 या फिर 9:3:3:3:1 या फिर आपका है 2:1:1:1 या फिर 3:1 या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो 1:2:1। ठीक है, एंड 9:3:3:1 एंड 2:1:1:2। ठीक है, अब आपको ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, मैं आपको ऐसे बता दिया हूं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 9:3:3:1। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया कोई बीच में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, F2 जो है ना, F2 पीढ़ी में 3:1। देखो 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। अब ये तो आपको पढ़े होंगे ना हमारे लेसन को, जो मैंने पढ़ाया है जीवों में जनन या अनुवांशिकता एवं जैव विकास, पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़े हो ना तो एक काम करो, मैं प्लेलिस्ट जो है ना पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग देख सकते हो चैप्टर फर्स्ट से लास्ट तक। एक चैप्टर एक वीडियो में, हर एक चैप्टर 14-15 वीडियोज होंगे और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहां आपको बताना है F2 में जो 3:1 अनुपात जो होता है ना प्राप्त होता है, यहां आपके पास एक संकर क्रॉस में या फिर या द्विसंकर क्रॉस में या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा समझना है जो 3:1 है ना ये आपका है वो आपका एक संकर क्रॉस में प्राप्त होता है। एक संकर क्रॉस में प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया ना? एक संकर क्रॉस में प्राप्त होता है। अभी मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अगला, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? जो गुणसूत्र होता है वो किस पदार्थ से बने होते हैं? ठीक है, बने होते हैं। तो गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं आप लोग जानते होंगे। यहां देखो प्रोटीन या डीएनए या आरएनए या डीएनए एवं प्रोटीन। तो अब आपको मैं बताऊं ना, जो आपका प्रोटीन होता है, सॉरी गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र जो होता है ना वो तो प्रोटीन से तो बना ही होता है, लेकिन ये डीएनए भी होता है, इसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों से बना होता है। कौन? गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होता है ना डीएनए और प्रोटीन दोनों से बना होता है। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ना ही डीएनए मारना है ना ही प्रोटीन, आपको जो लिखा हो डीएनए और प्रोटीन तो उस पर आपको सही का टिक लगाना है। ठीक है, समझ में आया ना? पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। वो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है या XX होता है या Y होता है या X होता है। तो आपको मैं बताऊं लिंग गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, यानी कि 2 होते हैं, 2 होते हैं।
अब 2 होते हैं तो अर्थात y और x तो गायब हो गया, ये आपके लाइफ लाइन थे गायब। अब आपको बचा है XY और XX। तो XX जो होता है ना वो मादा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि XX इसलिए पाया जाता है क्योंकि अगर नर जो है ना X गुणसूत्र से देगा तो मादा होगा और Y गुणसूत्र देगा इसे तो नर होगा। तो इसीलिए जो पुरुष में होगा वो XY होगा। अगर मादा में पूछ ले मादा में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है तो आपको टिक लगाना है XX गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आनुवंशिकता जो विकास से जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। एक क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक कौन है? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। नंबर 2, ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नंबर 3 क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इतना क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।